सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइज, आज हम लगाने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। गाइज, ये जो वीडियो है स्पेशली 2021 का जो बोर्ड एग्जाम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए, उनके लिए हैं। रिड्यूस सिलेबस के बेस्ड पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रीवियस 5-10 साल के पेपर्स को मैंने केस स्टडी किया है, उसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आए हैं। और जहां तक मुझे मेरा एक्सपीरियंस और लगता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके इस बार आने की प्रोबेबिलिटी 80% से ऊपर ही रहेगा। सो लेट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बट यार, एक छोटी सी आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 एग्जाम 2021 के लिए स्पेशली हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा और जनरली इस वीडियो में मैं आपको टोटल 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, उसको सॉल्व करने वाला हूं, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी इस बार बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अपन बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। और गाइस, थोड़ा सा मैं स्पीड में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं और काफ़ी लेंदी इसका सॉल्यूशंस हैं, तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यार, अगर आप लोग दिमाग से ऊपर से निकल रहा हो तो थोड़ा सा स्लो कर लेना या फिर बैक करके दोबारा देखना, ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट कि पुराने जो वीडियोस हमारे हैं फिजिक्स के, और उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और केमिस्ट्री का भी अपलोड हो ही रहा है, बायो का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, हिस्ट्री का भी अपलोड हो चुका है, जनरली चल रहा है। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो यार, अपने दोस्तों को बोलो आए हमारे चैनल पे आए, विजिट करें और मुफ्त का मजे लें, है ना। सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, that is Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser, ठीक है। अपन मार्क करते हुए चलेंगे, ओके। सो जो रोमिला है, ठीक है, स्टेशनरी शॉप जाती है और वहां से परचेस करती है 2 पेंसिल 3 इरेजर ₹9 में। 9 रुपए में 2 पेंसिल भी ले लेती है और 3 इरेजर भी ले लेती है। कौन से जमाने में थी यार ये। Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Romila, and she also bought 4 pencil and 6 eraser of same kind at ₹18 का, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन भी आपको डेवलप करना है और उस इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी देना है। तो यार, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैं स्टेप्स को ध्यान में नहीं रखूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। एक एक स्टेप मैं लिखने लगा तो स्टेप को आपको ध्यान रखना है। आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, लिखना है आपको एक एक चीज़ स्टेप से। स्टेप की बहुत मार्किंग मिलती है और उस मार्किंग को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रोमिला 2 पेंसिल और 1 इरेजर लिए। अगर अपन पेंसिल को x मान लें और इरेजर को y मान लेते हैं तो रोमिला के केस में क्या इक्वेशन बन जाएगा बताइए। 2x + 3y = 9 हो जाएगा रोमिला के केस में। और यही हम सोनाली के केस में बात करें, सोनाली के केस में बच्चों बात करें तो सोनाली के केस में क्या हो जाएगा। सोनाली क्या कितनी 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर खरीदा है, तो 6x प्लस नॉट गलत हो गया, 4 पेंसिल दैट इज 4x, पेंसिल को x माना है ना हमने, इरेजर को y, तो 6y दैट इज 18 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका इक्वेशन बन गया है। अब क्या करना है, इस इक्वेशंस को ग्राफिकली बताना है। तो सबसे पहले फॉर इक्वेशन 1 के लिए, इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे 2x = 3y को उधर भेज दूँ तो 9 - 3y हो जाएगा और x आ जाएगा कितना यहाँ से 9 - 3y/2, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक बॉक्स रेडी करना है, ये x और ये y।
तो अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो, x की वैल्यू अगर 0 लोगे तो y आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगा। ये आपका काम है, आप कैलकुलेट कर लेना। और अगर y की वैल्यू 0 लेते हो तो ये आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 9/2 बचेगा, 9/2 दैट इज 4.5, ये हो गया। ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया। नाउ फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए देखो 4x को इधर ही रखते हैं और 6y को उधर भेजेंगे तो 18 माइनस 6y हो जाएगा, है ना। और x की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 6y बाई 4। चलिए इसके लिए भी एक बॉक्स रेडी कर लेते हैं, है ना, x और y। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करूँ, x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 18 6 3 जाए 18, ये आ जाएगा 3। और y की जगह 0 पुट कर दूँ तो 18/4 बचेगा, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, इसका भी आ जाएगा 4, डेट इज अगर y को 0 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, बचेगा क्या यहाँ पे 18/4, है ना। तो 2 9 जा 4.5, गजब। ठीक है, ये आ गया। अब करना क्या है आपको, अगर देखो अगर दोनों इक्वेशन की वैल्यूज अगर सेम आ रही हैं बच्चों, तब तो यार एक ही लाइन के ऊपर दूसरा भी लाइन बन जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स वाई इसको 0 लिया तो ये 3 आया, तो इस बार y को 0 ना लेकर अपन 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, y को 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 18 में से 6 गया, आपका कितना बचेगा 12, 4 3 जा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेना है। ग्राफ बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको ग्राफ बना लेना है, दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है, ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये आपका हो गया 4। वैसे ही इधर भी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे बच्चों, अब इसके लिए लाइन बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके लिए लाइन बनाते हैं 0 और 3 पे, तो x पे 0 y पे 3, यानी यहाँ पे ये पॉइंट मिला, है ना। और x पे 4.5 y पे 0, तो 4.5 यानी 5 के यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ कहीं, तो ये आपको 2 पॉइंट मिल गया, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए एक लाइन। ठीक है, ये लाइन किसका, ये लाइन कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस इक्वेशन को इस लाइन पे लिख देना है। वैसे ही दूसरा आप अगर हम लोग बनाएं, दूसरा क्या है, x पे 0 y पे 3, तो ये हो गया। और ये x पे 1 सॉरी y पे 1 और x पे 3, ये हो गया 1 मिनट, क्या है, x पे 3 y पे 1, तो लाइक दिस, है ना, ये यहाँ बनेगा। वाह क्या बात है, इसी के ऊपर ये लाइन वापस जा रहा है तो इस तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ किसका, आफ्ताब का अभी का एज कितना ले लेते हैं अपन, x ले लेते हैं, क्योंकि हमें फाइंड ही करना है, हमें आफ्ताब की और उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करना है। ऐसे ही हमें प्रेजेंट एज ऑफ उसकी डॉटर जो है, उसका डॉटर जो है उसकी, इसको अपन y ले लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x, प्रेजेंट एज ऑफ उसका डॉटर का y हो गया। 7 years ago, तो 7 years ago 7 साल पहले की बात करते हैं, तो 7 साल पहले यानी 7 साल पहले, अगर अभी x है तो 7 साल पहले क्या एज होगा, अभी का जो एज है उससे -7, है ना। तो आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज क्या हो जाएगा, 7 years ago आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, x - 7, और उसके डॉटर का एज क्या हो जाएगा बच्चों, y - 7। ठीक है, सो अब अगला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 years ago I was 7 times, आफ्ताब कह रहा है कि मैं 7 गुना ज़्यादा मेरा एज है, as old as you were then, डॉटर को कह रहा है। तो आफ्ताब का जो एज है वो 7 टाइम्स है उसकी डॉटर के एज का, तो x - 7 = 7 of
किसका एज, उसकी डॉटर का। तो यहाँ पे x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जब 49 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x, ये इधर प्लस 7y है, इधर माइनस 7y हो जाएगा, ये माइनस 49 और ये प्लस 7 है ना। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 दैट इज माइनस 42। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब फिर ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट एज से 3 साल लेटर, यानी प्रेजेंट x है तो 3 साल आगे कितना हो जाएगा आफ्ताब का एज, आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा x प्लस 3, और उसकी डॉटर का एज उसका भी हो जाएगा y प्लस 3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी थ्राइस टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर को कि मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा ओल्ड हूं। ठीक है, तो आफ्ताब का एज कितना है x प्लस 3, ये क्या कह रहा है अपन 3 गुना ज्यादा है डॉटर के एज से, तो ये बन जाएगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, तो x ये प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, और ये 9 प्लस 3 इधर तो माइनस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू हाउ मच 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपको 2 इक्वेशंस मिल गए। अब इसको रिप्रेजेंट करना है दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली तो हमने कर दिया, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में इसको ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में कैसे इसको ड्रॉ करें, तो फॉर इक्वेशन 1 के लिए मैं क्या करूंगा, अब मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे ना, तभी तो मैं ग्राफ बना पाऊंगा, तो कोऑर्डिनेट बनाता हूं मैं, तो x और y है ना। तो इसको आप जैसे हैं कर लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अगर आप x की वैल्यू -7 पुट करते हो, x की वैल्यू -7 पुट करते हो तो y आपका 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में करके आप देख लेना। ठीक, और फॉर इक्वेशन 2, अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, तो इस इक्वेशन के लिए भी एक हम बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में एक तरफ x एक y, अगर x की वैल्यू 6 अगर हम रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इस ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट को यहाँ पे कर दो तो आपको कुछ लाइंस मिल जाएंगे, वही आपका ग्राफिकली हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन स्पीड बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, कहीं नहीं समझ में आएगा तो यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ठीक है, अपन थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे चलने वाले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, और क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। ठीक है, सो अब देखो, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मीनिंग सॉल्यूशन। अब ये जो 2 इक्वेशन है आपके सामने, ठीक है, एक इक्वेशन कौन सा है, दिस, और दूसरा इक्वेशन है दिस। ये 2 इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है। आपको ये दोनों इक्वेशन को देखकर या फिर सॉल्व करके या कुछ भी करके बताना है कि क्या ये दोनों इक्वेशन, इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, नो सॉल्यूशन आएंगे या एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा या बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, आपको बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो यार बहुत ही आसान है। अगर हम कुछ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 5/3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, देखो क्यों मैंने किया, देखो ये इसमें 3/5 है ना, तब अगर अपन 5/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ध्यान से क्या होगा, 3 × 3x में भी हमें 5/3 मल्टीप्लाई करना होगा, -24/5y में भी मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, प्लस 3/5 में तो करना ही है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 में आपको 5/3 मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो ये 3 से ये 3 कट गया, आ गया क्या 5x, माइनस ये देखो इस 5 से ये 5 कट गया, 3 8 जा, तो ये आ गया आपका 8y, और ये 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये आ गया +1 इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब यहाँ पे आप गौर से देखोगे, इक्वेशन 1 and 3 आर सेम। देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 3 को देखो, दोनों सेम इक्वेशन है, दोनों सेम इक्वेशन है, तो क्या होगा,
क्या होगा बच्चों, a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू और c1 अपॉन c2 की वैल्यू सब आपस में इक्वल होंगे। और ऐसा कब होता है, जब आपकी ये जो लाइन, इसके दोनों इक्वेशन की जो लाइन होंगे वो कोइंसिडेंट कर रहे होंगे, कोइंसिडेंट कर रहे होंगे। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनेंगे इन इक्वेशंस को, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन का बहुत सारे इनफाइनाइट मेनी इक्वेशंस बन सकते हैं। याद करो यार, आपको मैंने बताया था कि अगर जैसे दो जनरल इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। और एक और इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर a1 अपॉन a2, ठीक है, नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, b1 अपॉन b2 के, तो क्या हो रहा होगा, लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी और इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इसके यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं। ऐसे ही अगर a1 अपॉन a2 यानी a1 अपॉन दिस a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर हो जा रहा है और ये दोनों c1 अपॉन c2 के बराबर हो जा रहे हैं, तो ये हो जाता है कोइंसिडेंट लाइन। लाइन क्या होते हैं, आपस में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है आपका। और अगर आपका a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और ये नहीं इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो इस केस में पैरेलल लाइंस बनते हैं। कैसे लाइन बनते हैं, पैरेलल लाइंस बनते हैं और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो भूल गए हो तो यार ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये दोनों इक्वेशन सेम है, देखो, और इनको तो a1 अपॉन a2 करोगे तब भी 1 आएगा, b1 अपॉन b2 करोगे तब भी 1 आएगा, c1 अपॉन c2 करोगे तब भी 1 आएगा। तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या, लाइन आपस में कोइंसिडेंट कर रही है, देयरफॉर इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दिया है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल representation of pair so formed is intersecting line, parallel line and coincident line, ठीक है। यहां पे क्या करना है बच्चों, आपको एक इक्वेशन तो आपका दे दिया है, क्यों, हमें देखो दो इक्वेशन चाहिए रहता, हमें ये सब चीजें बताने के लिए कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि कोइंसिडेंट कर रहा है कि पैरेलल कर रहा है, इसके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए रहता है, a1 वाला और a2 वाला। दो इक्वेशन होगा तभी हम बता पाएंगे। तो यहाँ पे यार एक इक्वेशन तो दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, डेट इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा। अब ध्यान से देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यानी कोइंसिडेंट कर रही है, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 किसके इक्वल होना चाहिए, कहाँ गया यार, ये गायब क्यों हो जा रहा है, a1 अपॉन a2 नहीं इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। अब इंटरसेक्टिंग के केस में यही होता है ना। तो देखो a1 यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा a2, यहाँ लिखूंगा b1, यहाँ लिखूंगा b2, यहाँ लिखूंगा c1, यहाँ लिखूंगा c2। a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है -8, है ना। अब देखो a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, तो कुछ भी अपने मन से ले लेता हूँ। तो मैं इसको 3 ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ, कुछ भी 4 ले लेता हूँ, है ना। तो देखो a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, दैट इज 2 अपॉन 3, है ना। और b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है, b1 अपॉन b2 दैट इज 3 अपॉन 4। ये आपस में इक्वल है, नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हो गया। अब c की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले लो और इससे बन गया आपका इक्वेशन। इक्वेशन क्या बन गया आपका, सेकंड वाला, ये 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लीजिए, आपका फर्स्ट इक्वेशन तो दिया ही हुआ था, सेकंड इक्वेशन आपका ये तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही सेकंड है हमारा पैरेलल लाइन के केस में।
पैरेलल लाइन के केस में, ठीक है। पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है कि A1 अपॉन A2 जो होता है बच्चों वो इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, और ये नॉट इक्वल होते हैं C1 अपॉन C2 के, ठीक है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे लिखता हूँ मैं A1 A2, यहाँ पे B1, यहाँ B2, यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, ठीक है। A1 पुट कर दो 2, B1 3 और C1 -8। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल होने चाहिए, तो ऐसा कुछ करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो ये 2 1/2 हो जाएगा कटने के बाद, और इसको अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो ये भी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे अपने मन से कुछ भी ले लो, तो ले लेता हूँ 4, है ना। तो देखो यहाँ से A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1/2, है ना। और वैसे ही B1 अपॉन B2 को देख लो 3 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1/2, है ना। और C1 अपॉन C2 ये तो कुछ भी लिख दो चलेगा अपन इसको, क्योंकि इसका कुछ ये वैसे भी नॉट इक्वल है ना। तो 4 2 जा 8 -2। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा पैरेलल लाइन की, ये सूट कर रहा है इसके लिए। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 को इक्वल है, बट इन लोग C1 अपॉन C2 को इक्वल नहीं है। देयरफॉर आपका जो इसका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दैट 4x प्लस दिस 6y एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका थर्ड पार्ट बात करें, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहा है। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है बच्चों, A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के। ऐसा कब होता है, अभी हमने एक क्वेश्चन लगाया था, अभी मैंने ये वाला देखो ये वाला क्वेश्चन लगाया था। ऐसा कब होता है, जब दोनों इक्वेशन सेम होता है, दोनों इक्वेशन सेम होता है। तो पहला इक्वेशन जो है हमारा, ठीक है, वही हमारा दूसरा इक्वेशन भी होगा, डेट इज यही हमारा दूसरा इक्वेशन भी होगा, ठीक है, इस केस में। तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, इफ द लाइन गिवन बाय 4x प्लस 5ky इज 10 एंड 3x प्लस y प्लस y 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो पैरेलल का केस बताओ, अगर लाइन क्या है आपकी पैरेलल है, लाइन पैरेलल है, तो अभी देखो हमने पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगाया था, दिस फॉर्मूला लगाया था। अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होता है कि A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, और ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं C1 अपॉन C2 के, ठीक है। तो अब इक्वेशन लिखते हैं जरा, 4x प्लस 5ky और -10 इज इक्वल टू, देन 10 को इधर ले आया तो, और ये आपका हो गया पहला इक्वेशन, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, है ना। तो A1 की वैल्यू है 4, B1 की वैल्यू है 5k, है ना, y के कोफिशिएंट, और C1 का वैल्यू है -10। वैसे ही A2 की बात कर लें तो A2 की वैल्यू है 3, B2 की बात कर ले तो B2 की वैल्यू y की कोफिशिएंट 1, एंड C2 की बात कर ले तो C2 की वैल्यू 1, ठीक है, ये हो गया। तो देखो A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा, A1 है 4, A2 है 3, 4 अपॉन 3 आ जाएगा। और B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा बच्चों, B1 है 5k और B2 है 1, ठीक है, ये आ जाएगा। और C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा, डेट इज -10 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -10 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर इनको मैं पुट कर दूं, इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो A1 अपॉन A2 की जगह पर लिखते 4 अपॉन 3, ये किसके इक्वल है, 5k अपॉन 1 के, और नॉट इक्वल -10 के, इस तरीके से हो गया। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो देखो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये उधर जाएगा तो 15k, और इधर आएगा तो ये 4, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अपॉन 15 यहाँ से, ओके। तो ये आ गई आपकी k की वैल्यू, यही करना था। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो यार पहले रिवीजन वाला वीडियो देख कर आते तो ये चीज़ नहीं बताना पड़ता। देखो कंसिस्टेंट यानी अगर ऐसे इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन बन रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहे हैं,
या फिर एक यूनिक सॉल्यूशन बन रहे, दोनों के केस में कंसिस्टेंट कहलाएगा। और ऐसे इक्वेशन जिनके कोई भी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बन रहे हैं, उनको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और ऐसा एक ही बार होता है। देखो एक केस होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये किसके लिए था? ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए था। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये इक्वेशन था, जिसमें हमारा क्या हो रहा था, हमारा यूनिक सॉल्यूशन बनता था। दूसरा क्या था हमारा, a1/a2 इक्वल था b1/b2 के, विच इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या हो रहा था बच्चों, इस केस में लाइन कोइंसिडेंट कर रहे थे, कोइंसिडेंट कर रही थी लाइन, और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहे थे। और तीसरा केस क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या था, पैरेलल लाइन थे, क्या थे, पैरेलल थे, और इसमें नो सॉल्यूशन बन रहा था, ठीक है। तो ये दोनों हैं जिसमें एक सॉल्यूशन या बहुत सारे सॉल्यूशन, इन केस को अपन कंसिस्टेंट कहेंगे, कंसिस्टेंट। और अगर ये ऐसा कुछ आता है तो इसे अपन इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब देखो ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना, और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, 1, x का कोफिशिएंट, b1 की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट 1, और c1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 5 इधर आएगा। तो सॉरी, इसको पहले इस तरीके से नहीं लिखते हैं, नहीं तो आप गलत कर दोगे, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको सही तरीके से। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, 5 को इधर लेंगे तो -5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट दैट इज 1, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट दैट इज 1, एंड c1 की वैल्यू -5। क्लियर हो गया? वैसे ही जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, 10 को फिर इधर लाएंगे तो इसमें भी ये बन जाएगा कैसा, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट दैट इज 2, एंड c1 की वैल्यू -10। ओके, अब देखो a1/a2 करके देख लो, a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है, सॉरी दिस इज a2, दिस इज a2, दिस इज a2, ठीक है। a2 की वैल्यू है हो गई 2। तो ना b1/b2 की वैल्यू देख लो, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है 2, c1/c2 की वैल्यू चेक कर लो, c1 है -5 और c2 है -10, है ना। तो ये आ गया 1/2, है ना। तो ये क्या हो रहा है, a1/a2 इक्वल हो जा रहा है b1/b2 के, और ये दोनों c1/c2 के इक्वल हो रहा है, सबका 1/2 1/1/2। इसका मतलब क्या, ये सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है। कैसा है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है इसका, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, यानी ये इस केस में क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यानी ये कंसिस्टेंट के क्राइटेरिया में आता है, तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब क्या करना, अगर ये कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। अब उसके लिए क्या, इस इक्वेशन के लिए, ये जो पहला इक्वेशन है इसके लिए आप ग्राफ, ये एक डब्बा बना लो, x y, x को 0 करो, y कुछ आएगा, y को 0 करो, x कुछ आएगा। वैसे ही फिर इस इक्वेशन के लिए कुछ एक डब्बा बना लो, ठीक है, और x y की वैल्यू, x को रखो 0 तो y कुछ आएगा, y को रखो 0 तो x कुछ आएगा, और फिर ग्राफ लो और ग्राफ में पुट कर लो वैल्यू, हो जाएगा ना, कर लेना ये चीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ ax प्लस बी वाई, देखो ax प्लस बी वाई कितना दिया हुआ है, a² माइनस b², ठीक है। और एक और दिया है इक्वेशन दैट इज bx प्लस ay विच इज इक्वल टू 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या किया जाए, x प्लस वाई की वैल्यू क्या किया निकालने के लिए, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या होगा बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को अगर अपन ऐड कर देते हैं तो देखना क्या हो जाएगा। ये लिखता हूँ पहले, ax प्लस बी वाई विच इज इक्वल टू a² माइनस b², यहाँ पे bx प्लस ay विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, इसमें ये आ जाएगा ax प्लस bx, है ना, ये भी ऐड हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा by प्लस ay, है ना, ये क्या आ जाएगा, ऐड होगा तो a² माइनस b², है ना। अब इनमें से x कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा a प्लस b, और इनमें से y कॉमन ले लूँ तो ये भी a प्लस b,
है ना, b प्लस ए प्लस बी एक ही है, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, a प्लस बी, तो a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे y बचेगा, और ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, मुझे x प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई को मैं यहीं रहने देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो डिवाइड में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। ठीक है, अब ये कुछ दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, याद आया, तो इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, और ये नीचे a प्लस बी, तो ये कट गया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है, तो यार ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है आपको। कितना आसान क्वेश्चन है ना, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, कुछ तो लॉजिक होगा इस क्वेश्चन में, इतना आसान क्वेश्चन तो मैं नहीं कराता हूँ बच्चा बाटी लोग। तो क्या लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, तो ध्यान से देखो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3। तो इस 3 को मैं इधर ले आता हूँ और इस y को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये 3x यहीं रहेगा, ये प्लस है तो माइनस 3 आ जाएगा, और ये माइनस वाई है तो इधर आके प्लस y हो जाएगा। लो y तो हमारा y की वैल्यू निकल गई, तो कितनी निकल गई y की वैल्यू, 3x माइनस 3। ठीक है, 1। अब सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। पुट कर दो, पुट इक्वेशन 1 दैट इज वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो 9x माइनस 3, y की जगह पे क्या पुट कर दें, दिस 3x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9, तो ये आ गया 9x, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9x, ये माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9, ये 9x प्लस माइनस कट गया, आपका आ गया क्या, 9 इज इक्वल टू 9। अरे यार ये क्या हो गया, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, फिर x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या लॉजिक है ये, फंस गए, गया आगे का गुल। अब देखो यहाँ पे ऐसा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, यानी दिस इज always true, hence the given pair of equation have infinite many solution, and the relation between this variable can be given by this equation, that is y is equal to 3x minus 3। ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब भी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 जो 6 6 में 3 गया 3, तो देखो कितने सारे सॉल्यूशन बनते जा रहे हैं, x की वैल्यू चेंज करते जाओगे सॉल्यूशन बनते जाएंगे, है ना। तो बस इसी तरीके से करना है, ऐसा तब होता है। देखो जनरली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब भी हम सॉल्व करते हैं तो x और y की वैल्यू निकलती है, बट इस केस में जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे थे तो देखें कि एक्स वाई टर्म्स ही कट गया, नंबर इज इक्वल टू नंबर हो गया। तो ये ट्रू फॉर्म है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का इशारा करता है कि ऐसा अगर हो रहा है यानी आपकी जो दोनों इक्वेशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन को एक तरफ ट्रांसफर करो और उसमें x की वैल्यू चेंज करते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे उसके। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एक्स वाई इज इक्वल टू 10 बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ओके, बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा भाई, एरिया आ गया। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। तो एक इक्वेशन दिया है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच 10, ये एक आपका दिया है। तो इसको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि ग्राफ कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है ना, उस कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो एरिया आ रहा है उस एरिया को कैलकुलेट करो, तो उसके लिए पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डब्बा बनाता हूँ, इधर x और y। अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूँ तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, और y की वैल्यू को 0 कर दूँ तो x की वैल्यू 10 आ गई, है ना। अब क्या करना है, अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा। तो x ये 0 है और ये मान लो इसका 10 है x का, और ये है y का, ये हो गया y का 10 आ गया। तो 0,10 कहाँ बने, x का 0 y का 10 ये बनेगा यहाँ पे, और x का 10 y का 0 ये बनेगा इस पॉइंट पे, 10,0 यहाँ बनेगा। तो ये दोनों लाइन को क्या करना है, अपने को जोड़ देना है। तो ये जो ट्रायंगल बना है, ये जो एरिया आया है, यही एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है। क्या बना है एक बच्चों, एक ट्रायंगल बना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ बेस, बेस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 इंटू हाइट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10, तो ये 2 5 और आंसर आ गया 50। किस में था, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दिया नहीं दिया, तो बस अपने से लिख दो कुछ भी, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया है। कभी कभी ना इसी में टफ करने के लिए क्या कर देता है, आपको 2 लाइन का इक्वेशन दे, ये तो सिंगल लाइन का इक्वेशन था ना, 2 लाइन का इक्वेशन दे देगा। अब 2 लाइन मिलकर ना बच्चों क्या होते हैं कि 2 लाइन मिलकर इस तरीके से कुछ, मान लो कि एक लाइन ऐसे जा रहा है और दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये लाइक दिस है ना, एक मिनट, ये मान लो कि एक लाइन ऐसे जा रहा है, दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों लाइन एक अंदर ये कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो उसकी एरिया निकाल लो, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, इजिली एरिया वाले क्वेश्चन कर लोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 5 ईयर हेंस, है ना, द एज ऑफ, ये भी सेम क्वेश्चन तो आ गया यार जैसा पुराना था, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर लेटर द एज ऑफ जैकब विल 3 times दैट ऑफ सन। ठीक है, नाउ 5 ईयर एगो, 5 साल बाद, जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब का एज अपने सन से 5 गुना ज्यादा रहा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या था। तो देखो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं प्रेजेंट एज, ठीक है। सो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब का प्रेजेंट एज अपन x मान लेते हैं, और उसके सन का भी जो प्रेजेंट एज है बच्चों, उसके सन का भी जो प्रेजेंट एज है उसको y मान लेते हैं। नाउ क्या बोला है, 5 ईयर हेंस, यानी 5 साल लेटर, ठीक है। मतलब हेंस मतलब लेटर, यानी अभी से 5 साल बाद। तो जैकब का एज क्या हो जाएगा, जैकब का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके सन का क्या हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एज ऑफ जैकब विल बी थ्राइस टाइम ऑफ द एज ऑफ हिज सन, थ्राइस हो रहा है जैकब का एज। तो 6 प्लस 5 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ y प्लस 5, है ना। तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, है ना। तो x माइनस 3y इधर आ जाएगा, तो ये माइनस 5 इधर आके प्लस 5 इधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आपका बन गया। नाउ फिर क्या कह रहा है, क्या 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, ठीक है। एगो मतलब पहले, हेंस या लेटर मतलब आगे। तो जैकब का एज क्या हो जाएगा बच्चों, जैकब का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 5, ठीक है। और उसके सन का एज क्या हो जाएगा, y प्लस 5। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़ो, जैकब एज वाज 7 टाइम, तो x प्लस 5, जैकब का एज 7 टाइम है, किसके एज से, उसके सन के एज से। तो ये आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 7y प्लस 7 5 35, है ना। तो x 7y इधर जाएगा तो माइनस 7y हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 1 मिनट, सॉरी 5 ईयर एगो है ना, तो ये प्लस क्यों, यहाँ माइनस आएगा ना यार, पहले 5 साल पहले, तो माइनस आएगा, तो डेट इज माइनस, ठीक है। दिस इज माइनस, ऑल्सो दिस इज माइनस। तो
ये तो ठीक है, ये -5 इधर चला जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो -35 + 5 विच इज़ इक्वल टू -30। तो x - 7y की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी, -30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे क्या हुआ, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो इनका प्रेजेंट एज क्या होगा, हमें x और y की वैल्यू निकालना है। अब x y की वैल्यू कैसे निकालें, x y की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हो, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर इक्वेशन 1 की हेल्प से x - 3y इज इक्वल टू 10 है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 + 3y, है ना। और पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे क्या रख दूँ, 10 + 3y - 7y इज इक्वल टू -30, है ना। तो ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस ये आ जाएगा -4y इज इक्वल टू -30। तो -4y इज इक्वल, ये +10 है, इधर आएगा तो -10, तो माइनस माइनस हो जाएगा -40। तो y कितना आ जाएगा, 40/4, माइनस माइनस कट जाएगा, विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10। तो y पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 था, 2 था, इसको दे देते हैं थर्ड इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, डेट इज 10 + 3y विच इज़ इक्वल टू 10 + 3 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो यह जाएगा 10 + 30 विच इज़ इक्वल टू 40। ठीक है, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी रुको जरा, अब ये स्टेप आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब विच इज़ इक्वल टू x विच इज़ इक्वल टू 40 और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन क्या हो जाएगा y विच इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, इस तरीके से स्टेप से आप करोगे तभी जाकर नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर यार मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:7। ठीक है, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो देखो यार, द रेशियो ऑफ इनकम 2 पर्सन है, 2 पर्सन है, तो अपन इस तरीके से लिखते हैं, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी x एंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन बी y। सो केस 1 में क्या कह रहा है, 9:7, 9:7 का उनका इनकम का रेशियो है 9:7 में, यानी 9x + 7x, और ये दोनों कितने का बराबर हो जा रहा है, 2000 के बराबर। ठीक है, और केस 2 में क्या है, केस 2 में है 4:3 में, तो ये हो जाएगा 4x + 3x इज इक्वल टू 2000 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपन इसमें एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन मिल गए, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो देखो यार, आपके सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है ना, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करेंगे, अपन यहाँ पे कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। अभी तक सब में हमने सब्स्टिट्यूशन किया, एलिमिनेशन कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। तो एलिमिनेशन के लिए मैं क्या करूँगा कि एलिमिनेशन के लिए मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 9 3 ये हो जाएगा 27x + 7 3 21x, और ये हो जाएगा 600,000। ठीक है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई ये क्यों कर रहे हैं, अभी 2 मिनट रुकना, मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में कर देते थे 4 4 16x प्लस ओ शिट
अपन ने सब गलत कर दिया। क्यों? अबे ये क्या है यार, कहाँ दिमाग रहता है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ दो पर्सन के इनकम का रेशियो ये है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव, और दोनों 2000 रुपए पर मंथ सेव कर रहे हैं, तो उनका मंथली इनकम क्या होगा ये निकालना था। अपन ने पूरा सिस्टम ही गलत कर दिया, सब कुछ गलत कर दिया। ऐसे नहीं होगा। ओह शिट, स्ट्रेस हो गया लगता है क्वेश्चन करते करते। आज दिन में 2 वीडियो बना डाला ना, वो भी सब क्वेश्चन सॉल्व करते करते, तो दिमाग की बत्ती हो गई है फ्यूज। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे लिखेंगे, द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9x and 7x. The ratio, and the ratio of expenditure is इनकम को x से ले रहे हैं और एक्सपेंडिचर को y से ले रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, लास्ट में इनकम और एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, वही तो उसका मंथली इनकम होगा, है ना। तो इसको 4y एंड 3y करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहले बंदे का इनकम का रेशियो और उसके एक्सपेंडिचर का दोनों को जोड़ दें, 9x + 4y, और कितना सेव कर रहा है वो 2000 रुपये, फिर भी उसका बच रहा है। ठीक है, तो प्लस क्यों करेंगे, टोटल इनकम में से खर्चा माइनस करोगे तभी ना आपको बचेगा कितना सेव हो रहा है। तो प्लस क्यों करोगे, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही दूसरे का देख लीजिए, 7x - 3y = 2000 रुपये, ये भी बचा रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 7 ये हो जाएगा 12y, ये हो जाएगा 6000, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे अगला स्टेप, मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन 2 में 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 4 = 28x, 12y 8000, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अब देखो बच्चों ये हमने किया क्यों, हमने देखो क्या किया, इसमें 3 इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 4 हमने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि देखो अब ये देखो 12y और ये 2 दोनों को सेम करने के लिए, है ना, इनमें x वाला या y वाला दोनों में से कोई एक वैल्यू सेम हो जाए, है ना। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसका 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं और इसका 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो इक्वल करने के लिए हम किए। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 27x - 12y = 6000। ठीक है, और यहाँ पे 28x - 12y 8000, है ना। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, है ना। तो ये आ जाएगा x बचेगा यहाँ पे, दैट इज -x, और ये कट जाएगा पूरा और ये बच जाएगा -2000, है ना। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2000, x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, किसी भी इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखना y की वैल्यू आपका 4000 के आसपास निकलेगा। तो यही तो आपका मंथली इनकम है। ठीक है, कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कर रहा है देखो ध्यान से, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, आगे और क्या कह रहा है पहले वो देख लेते हैं। इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर्स बाय 2 फाइंड द नंबर एंड हाउ मच सच नंबर्स आर देयर। ठीक है, इस तरीके से हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 डिजिट नंबर का बात कर रहा है, तो अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, थोड़ा सा 2 डिजिट नंबर को अपन देखते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे। तो देखो 2 डिजिट नंबर कैसा होता है, लाइक ये 24 मैंने बोला है ना। तो ये 4 जो है यूनिट प्लेस पे है तो इसको अपन यूनिट डिजिट कहते हैं, है ना। और ये जो 2 है इसको अपन 10th डिजिट कहते हैं, ये हो गया 10th डिजिट हो गया, क्लियर है। तो इसको
अगर एक्सपेंड करके लिखें, अगर आपने क्लास 7th 8th में एक्सपेंडेड फॉर्म जरूर पढ़ा होगा, है ना, तो एक्सपेंडेड फॉर्म के टर्म में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखते थे अपन इसको, 10 डिजिट पे है तो 10 × 2 + 4, तो ये आ जाएगा आपका 20 + 4 दैट इज 24 लाइक डिट, है ना। तो उसी तरीके से अगर अपन किसी एक यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उसको x मान लेते हैं तो 10 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा, 10y, है ना। तो एक नया नंबर जो बनेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10x + y, है ना। सो अपन ऐसे लिखते हैं कि लेट टेंस एंड यूनिट डिजिट नंबर्स आर x एंड y, ठीक है, x एंड y, therefore the number r क्या हो जाएगा, 10x + y, ठीक है। और इसी नंबर को जब अपन रिवर्स्ड कर देंगे, इफ द नंबर बी रिवर्स्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10y + x हो जाएगा, है ना। रिवर्स कर दिए नंबर को। और पहला क्या कह रहा है, केस 1 यही तो कह रहा है, केस 1 यही तो कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर और द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, जो नंबर आया है 2 डिजिट नंबर जो आया है उस नंबर को रिवर्स कीजिए और दोनों के सम का जो हमारा एक्चुअल फाइनल नंबर आ रहा है डेट इज 66, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या आया है, 10x + y, ठीक है, और इसको अगर हम प्लस करें 10y + x से तो ये आ रहा है 66, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो 10x + y + 10y + x = 66, तो ये आ जाएगा 11x + 11y = 66, ठीक है। 11 कॉमन ले लीजिए तो x + y = 66, यहाँ पे x + y आपका आ गया 66/11 विच इज़ 6, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन बन जाता है, कौन सा इक्वेशन, दैट इज x + y = 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को आपको ऐसे ही रखना है। आगे और भी कह रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट है, इफ द डिजिट ऑफ नंबर्स डिफर्स बाय 2, ठीक है, देन फाइंड द न्यू नंबर। क्लियर है। तो अगर डिजिट डिफर्स कर रहा है बाय 2 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिजिट कौन कौन सा है, एक x है माना है, एक y माना है, तो x - y = 2, ठीक है। और उसका रिवर्स भी हो जाएगा, y - x = आपका 2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब आपको रिलेशन बनाना है इक्वेशन 1 और 2 का, ठीक है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी से भी सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो हो चुका है, तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। और वैसे ही अगर अपन बात करें, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 आ जाएगी। देयरफॉर द नंबर्स आर एक नंबर क्या हो गया 42 और एक दूसरा नंबर 24, है ना। सॉल्व। अब देखो अगला क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 13। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो ये सेकंड केस है, फर्स्ट केस पहले अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों यहाँ से अपन डायरेक्ट कि लेट द सेम जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना उसी से रिलेटेड है। सो लेट द टेंस डिजिट बी x, टेंस डिजिट को x मान लेते हैं, एंड द यूनिट डिजिट बी y। सो द नंबर क्या हो जाएगा 10x + y, है ना। नाउ अब हमारा जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। उनका सम किसका, डिजिट्स के, ना कि नंबर का। तो डिजिट एक x है एक y है, तो यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट, तो x + y का सम क्या आ रहा है 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड कंडीशन पढ़िए, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन कह रहा है कि ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, ठीक है। तो 9 times, तो 9 times एक नॉर्मल है, ठीक है,
वो इक्वल है किसके, ट्वाइस टाइम इसका रिवर्स, उसी नंबर के रिवर्स के ट्वाइस टाइम से इक्वल है, डेट इज 10y प्लस x के, है ना। तो ये आ गया 90x प्लस 9y विच इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, ठीक है। दैट इज 88y विच इज इक्वल टू 11y, यहाँ से आपका सॉरी 11x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 11/88x, तो ये आ गया 8 टाइम्स, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 8y, ठीक है। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई। ओह सॉरी, देयर वाज सम मिस्टेक, जस्ट वेट, ओके। इसको देखिए, ये आ जाएगा आपका 90x प्लस 9y विच इज़ इक्वल टू 20y प्लस 2x, x को एक तरफ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 90x माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू 20y माइनस 9y, तो ये आ जाएगा आपका 88x विच इज़ इक्वल टू 11y, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 11/88y और ये 1/8, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू y इज इक्वल टू 8x, ठीक है। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो x प्लस y की जगह पे 8x विच इज़ इक्वल टू 9, तो 9x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 8x विच इज़ इक्वल टू 8 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। तो देयरफॉर द नंबर इज, x की वैल्यू 1 है और y 18, ठीक है। तो ये आपका हो गया नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, ये है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आता है, ठीक है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आता है, बट यार ट्रस्ट में इस साल भी ये क्वेश्चन फंस सकता है। क्यों फंस सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो और साथ ही साथ इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन तो 100% चांस है यार कि इस बार आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अपन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में समझ लेते हैं, देन क्वेश्चन बहुत तेजी से चालू करेंगे, बहुत लेंथी इसका सॉल्यूशन है, सो ठीक है। ओके तो सबसे पहले अपन डाउन स्ट्रीम को समझते हैं, डाउन स्ट्रीम को समझते हैं, ठीक है। पहले समझ लो कि वाटर अगर स्टिल मोड पे है, वाटर अगर स्टिल है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। एक यहाँ पे हम एक कुछ शब्द कुछ वर्ड्स का प्रयोग करने वाले हैं, यूज करेंगे, एक तो स्टिल और दूसरा स्ट्रीम या करेंट का। तो स्ट्रीम या करंट क्या होता है, पानी में जो लहर आती है ना उसको ही अपन स्ट्रीम या करंट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ओके। तो एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ मान लीजिए ये मैंने एक स्ट्रीम बनाया, ये हमारा नदी है, इस पे हमारा ये एक बोट लगा हुआ है लाइक दिस, ये हमारा एक बोट हो गया। अब ये हमारी स्ट्रीम का भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन इसमें है और आपका बोट का भी इस डायरेक्शन में है। तो बोट की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की जो स्पीड है इसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर आपका बोट और स्ट्रीम दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है, व्हेन the direction of boat and stream is same, then it is known as downstream, ठीक है। और अगर ये डाउन स्ट्रीम हो रहा है तो ये इसकी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। x दोनों आपस में प्लस होकर एक नई स्पीड आ जाएगी, डेट इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर, है ना। और यही अगर बच्चों हम लोग अप स्ट्रीम की बात करते हैं, अप स्ट्रीम क्या होता है कि आपका जो बोट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और स्ट्रीम का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। बोट का डायरेक्शन मान लीजिए इधर है, स्ट्रीम का डायरेक्शन इधर है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अब इस डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई
बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है टोटल स्पीड के लिए, और अप स्ट्रीम में टोटल स्पीड के लिए बोट की स्पीड से हम माइनस कर देते हैं स्ट्रीम की स्पीड। लेकिन ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन कभी कभी बदल के भी दे देता है। देखो कैसा कि अगर आपको बोट को स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और बोट को इस डायरेक्शन में ले जाना है, तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा पावर लगाना होगा, तभी आप इस स्ट्रीम को ओवरकम करके जा पाओगे। तो x की वैल्यू जाहिर सी बात है ज़्यादा है, इसलिए x माइनस वाई लिखें। कभी कभी क्या होता है, बोट आपकी स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में है ना, उसी डायरेक्शन में आपकी क्या होती है, बोट भी जाने की कोशिश करती है आगे, बट स्ट्रीम की स्पीड जाना होने की वजह वो भी पीछे जाने लगती है, तो वो अप स्ट्रीम होते होते वो डाउन स्ट्रीम हो जाती है। ठीक है, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कंडीशन क्लियर हो गया। अब अपन क्वेश्चन लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है कि जो बोट है गोस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है इन 10 आवर्स में। 10 घंटे में वो अप स्ट्रीम भी चला जा रहा है और डाउन स्ट्रीम भी चला जा रहा है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, ठीक है, एंड लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम को अपन y किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। स्टिल वाटर है तो उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लिए, और अगर कोई स्ट्रीम किसी करंट किसी स्पीड से जा रही है उसको y किलोमीटर पर आवर ले लिए हैं। ठीक है, नाउ केस वन की बात कर रहे हैं, व्हेन द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जब बोट जा रहा है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, तो 30 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका, दैट इज 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। और स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या होता है, देखो यहाँ से अप स्ट्रीम के केस में स्पीड x माइनस वाई, तो स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 30, स्पीड है कितना x माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है, नाउ व्हेन द बोट गोज कितना 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इस बार ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 44 किलोमीटर, स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाती है ना। तो टाइम t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 44 अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों टाइम, दोनों इसको ऐड कर दें तो कितना टाइम लगा रहा है, 10 आवर्स लगा रहे हैं। तो चलो इसको ऊपर करते हैं अपन और दोनों को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो t1 प्लस t2 टोटल लग रहा है 10 आवर्स। ठीक है, तो t1 की वैल्यू कितनी थी, 30 अपॉन x माइनस वाई, और प्लस t2 की वैल्यू कितना है, 44 अपॉन x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये आपका केस 1 था। अब अपन केस 2 का डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में केस 2 को देखिए, केस 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन में केस 2 कह रहा है कि इन 13 आवर्स, फिर से 13 आवर्स में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, और तो इसमें भी t1 t2 निकलेगा, तो t1 की डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, 40 किलोमीटर क्या बोला है, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का क्या है देखो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई हो गया। ठीक है, और t2 यहाँ से 55 किलोमीटर था तो 55 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये आपका आ गया है ना। अब फिर से इन इक्वेशन को ऐड कर दें तो इस बार 13 आवर के आसपास जाएगा, तो ये आ गया 40 अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, अब दिखोगे आप अच्छे से। अब ये है 55 x प्लस वाई, ये आ गया 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, है ना। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमारा आ गया। नाउ अब लेट एज्यूम, अब अपन एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अपन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अपन एज्यूम कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u मान लेते हैं। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को अपन v मान लेते हैं। ठीक है, v मान लेते हैं। चलो, तो अब देखना ध्यान से किस तरीके से होगा, ये दोनों इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो इसको यहाँ रखते हैं, है ना। चलो, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो x माइनस वाई को u माने हो तो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 जो है वो कैसा हो जाएगा,
30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 कैसा हो जाएगा आपका 40u प्लस 55v विच इज इक्वल टू 13। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6, है ना। अब इक्वेशन 5 और 6 को नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालें, क्या किया जाए? तो अगर अपन इक्वेशन 5 में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कितना कर दें, इसमें 3 है, ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये u वाला टर्म क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन, किसमें, इक्वेशन 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 120u प्लस ये हो जाएगा आपका 176v विच इज इक्वल टू 40, है ना। वैसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 इन इक्वेशन 6 में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 120u प्लस 55 इंटू 3 कितना हो जाएगा 165v विच इज इक्वल टू 13 इंटू 3 डेट इज 39। ओके, अब क्या कीजिए, अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। अब अपन यहाँ पे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ओके, तो अब अपन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लिखते हैं, एक तरफ से 120u प्लस 176v इज इक्वल टू 40 और 120u प्लस 165v इज इक्वल टू 39। एलिमिनेशन मेथड लगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया, है ना। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 11v विच इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1/11 आ गई आपकी v की वैल्यू। अब इस v की वैल्यू आप किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर दिए, पुट द वैल्यू ऑफ v इन 120u प्लस 165v इज इक्वल टू 39। इस वाले इक्वेशन में हमने पुट कर देना है v की वैल्यू। तो जैसे आप v की वैल्यू इसमें आप पुट करोगे तो u की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/5। कर लेना ये चीज़, ठीक है। अब देखो, अभी हमारा अभी भी खत्म नहीं हुआ है काम, अभी भी बहुत काम बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो u को हमने माना था 1/x माइनस वाई और u की वैल्यू आई है हमारी 1/5, ठीक है। तो ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर और इधर, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। वैसे ही v की हमने माना था x प्लस वाई और इसकी v हमारी आई है 1/11। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस वाई आ जाएगा कितना आपका 11। तो ये इसको इक्वेशन को 7 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दो, है ना। चलो हमारा ये आ गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है आपको, 7 इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन 7 एंड 8 बाय एलिमिनेशन कर लो या सब्सटीट्यूशन कर लो। तो अपन सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई लिख सकते हैं और इसको पुट कर देते हैं 7th इक्वेशन में x की जगह पे। तो 11 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 11 2y इज इक्वल टू 5, माइनस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 11, है ना। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। तो y आपका आ जाएगा 3, ये लीजिए। अब इसको आप इसमें इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 माइनस 3 विच इज इक्वल टू, ये आ गई। तो y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आपकी आ गई 8, ठीक है। बस यही तो निकालना था आपको, x और y की वैल्यू कंप्लीट हो गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अगर पिछला क्वेश्चन अगर आप कर लिए हो ना तो ये क्वेश्चन और आसानी से कर लोगे। देखो डाउन स्ट्रीम का केस है, पहला डाउन स्ट्रीम का केस है, ठीक है। डिस्टेंस कितना चल रहा है 20 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, डेट इज 2 आवर टाइम लग रहा है। तो टाइम इतना लग रहा है और स्पीड क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम के केस में, स्पीड क्या हो जाता है बच्चों x प्लस वाई। तो x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड हो गया। तो t1 इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है डेट इज 20 और आपकी स्पीड कितना है x प्लस वाई, है ना। तो टाइम कितना आपका t1 दिया है 2 विच इज इक्वल टू 20 अपॉन x प्लस वाई। ये इधर कर लीजिए तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये कट गया, तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है, ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट है हमारा सेकंड केस 2 डाउन स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम का केस है, अप स्ट्रीम का, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें डिस्टेंस दिया है कितना 4 किलोमीटर आपका, और टाइम दिया है 2 आवर्स, ठीक है, और स्पीड आपका हो गया x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि अप स्ट्रीम का केस है। तो यहाँ से आपका T2 कितना हो जाएगा d/s, ठीक है, T2 की वैल्यू 2, डिस्टेंस डेट इज आपका 4 किलोमीटर, और ये x माइनस वाई है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा डेट इज 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4, तो ये कट गया, ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, कोई भी मेथड से, है ना। तो अपन का ये जो इक्वेशन है, इसको x इज इक्वल टू वाई को उधर भेजेंगे तो 2 प्लस वाई हो जाएगा, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। पुट x इन इक्वेशन 1 पे पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ये है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 प्लस वाई पुट कर देते हैं, प्लस वाई, और ये हो जाएगा 10। तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10, ये 2 इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना, 2 बचा, y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ गई। अब x की जगह यहाँ 1 पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बस यही तो निकालना था आपको, ठीक है। सो आई थिंक फाइनली काफ़ी जल्दी हमने यहाँ पे बताया। मैं बता रहा था शुरू में भी आपको बताया था कि वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड करने का। अगर कहीं डाउट वगैरह आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। नहीं होना चाहिए वैसे डाउट, है ना। रिवीजन सेक्शन पहले पढ़ाई कर लो, रिवीजन वाला जो वीडियो मैं बनाया हूँ पहले वो देख लो, उसके बाद ये चैप्टर देखने आना, वरना रोते रह जाओगे और सब यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।